Hello students, let us start today's class. Okay, today I am going to start classes related to new pattern. देखिए पहले भी आपको काफ़ी क्लासेस में ऐसी करवा चुका हूँ जिसमें नए पैटर्न के आधार पर जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं उन पे हमने चर्चा की थी। तो आज की क्लास में भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है 1 to 10 क्वेश्चन है। In each of the following questions, 2 statements and 5 connectors are given. Only one of the connectors from those given can be used to combine the given 2 statements into one sentence without changing the meaning. Choose that connector as your answer. अपने पास 2 स्टेटमेंट आएंगे और उनको हमने एक कनेक्टर से कनेक्ट करना है। Out of 5 connectors, we have to choose one. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास जो पहला स्टेटमेंट है वो है द स्कूल हैज द बेस्ट रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर इन द टाउन। स्कूल के पास सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इस टाउन में। द स्टूडेंट्स आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग एजुकेशन। स्टूडेंट्स एजुकेशन को परस्यू करने में, जारी रखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो जैसे ही मैंने ये 2 स्टेटमेंट्स पढ़े तो पढ़ने पर सीधा ही पता लग रहा था कि ये दोनों जो सेंटेंस है कॉन्ट्राडिक्शन को शो कर रहे हैं। स्कूल के पास इस टाउन का सबसे अच्छा, बेस्ट जिसको बोलते हैं, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर भी जो स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अपने एजुकेशन को जारी रखने के लिए। तो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है ऑइंग टू के कारण, तो आई थिंक यहाँ कोई भी रीजन वाली बात नहीं थी, इसलिए इसका आंसर नहीं हो सकता। हेंस इसलिए तब यूज करते हैं जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का परिणाम हो। क्या हो? परिणाम हो। देखिए अगर ये परिणाम होता तो ऐसा सेंटेंस होता कि स्कूल के पास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसलिए स्टूडेंट्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। अगर नोट न दिया होता तो शायद मैं हेंस को चूज कर लेता। फिर है बिकॉज ऑफ, के कारण। फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन दोनों सेम थे। जब भी आपके पास ऑप्शन सेम हो तो अक्सर आंसर नहीं होता। हाउएवर, फिर भी अक्सर हाउएवर का यूज हम येट के स्थान पर या येट के लिए भी करते हैं, फिर भी कॉन्ट्राडिक्शन को शो करने के लिए। तो यहां पर दिए गए ऑप्शन में मेरा आंसर है हाउएवर। फिर बता रहा हूं आपको मैं, स्कूल के पास बेस्ट रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है इस टाउन में, सबसे बेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल के पास है, फिर भी स्टूडेंट्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है एजुकेशन को परस्यू करने के लिए। तो क्लियर कट जो आंसर है वो है 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई डिडंट वॉन्ट टू गेट इन टू द डेप्थ ऑफ द मैटर एट एनी कॉस्ट। मैं किसी भी प्रकार से मैटर की गहराई में नहीं जाना चाहता था। सेकंड जो है, आई टुक द बुक फ्रॉम द शेल्फ। मैंने शेल्फ से पुस्तक उठाई। एंड स्टार्टेड रीडिंग विद ग्रेट अटेंशन, और मैं उसको पूरे अटेंशन के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति कह रहे कि मैं इस मैटर की गहराई में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, कोई मैटर या विवाद चल रहा था, इसलिए उसने क्या किया, शेल्फ से अपनी पुस्तक उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। तो यहां जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इंस्टेड। इसका मतलब होता है की बजाय। जब अपने पास ऑप्शन होते हैं की बजाय, कि मैंने ये नहीं करना, इसकी बजाय ये कर रहा हूं, तो जैसे ही मैंने इंस्टेड पढ़ा तो दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए मेरे को एप्रोप्रिएट लग रहा है कि मैं मैटर की गहराई तक नहीं जाना चाहता था किसी भी कॉस्ट में। इंस्टेड इसकी बजाय मैंने क्या किया, शेल्फ से एक पुस्तक उठाई और अपना पढ़ने में मगन हो गया, ग्रेट अटेंशन के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। तो यहां पर 1 नंबर ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है। आगे ऑप्शन और देख रहे हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, जब 2 लोगों के बीच तुलना कर रहे हों तो तुलना करने के लिए हमेशा कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, जब 2 पक्ष बताने हो कि एक तरफ
तो वह झूठ बोलता है और दूसरी तरफ हमें सच बोलने की नसीहत देता है। इस प्रकार के सेंटेंस में ऑन दी अदर हैंड का यूज करते हैं। एक ही व्यक्ति का हम एक नेगेटिव पहलू और दूसरा पॉजिटिव पहलू बताते हैं। हाँ, और फिर भी तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में मेरा जो आंसर है वो है फर्स्ट, क्योंकि इसमें किसी मैटर की गहराई में जाने की बजाय उस मैटर को छोड़कर मैंने क्या किया, शेल्फ से पुस्तक उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज नो प्रॉब्लम विद हिज टेक्निक टू प्ले द शॉर्ट बॉल। मेरी यह राय है, आई एम ऑफ द ओपिनियन, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी टेक्निक में, शॉर्ट बॉल को प्ले करने की जो टेक्निक है उसमें कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं है। जो सेकंड है वो है, आई विल टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूंगा, अबाउट दिस द फर्स्ट थिंग, इसके बारे में, पहली चीज, आफ्टर द मैच, मैच के बाद, टुडे, आज इस पहली चीज के बारे में मैं उससे बात करूंगा। आप इस स्ट्रक्चर को समझे कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में ये दोनों स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरे को लगता है कि शॉर्ट बॉल खेलने की टेक्निक जो उसकी है उसमें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस मैच के बाद उससे इस बारे में बात करूंगा। तो देखिए यहां पर जो मेरे पास ऑप्शन दिए गए हैं उसमें है नॉनदलेस, इसका मतलब होता है फिर भी, इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद, लिख लीजिए, इसका मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद, इसके बावजूद, बिकॉज, क्योंकि, बाय कंपैरिजन, तुलना करने के लिए, हैंस, इसलिए, निष्कर्ष, जब कभी भी पहला वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम होता है तो परिणाम बताने के लिए हम अक्सर किसका यूज करते हैं, हैंस का। तो देखिए, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट, मेरी राय में तो उसे शॉर्ट बॉल खेलने की टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नन द लेस, इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद भी मैं उससे बात करूंगा मैच के बाद आज। तो दिए गए ऑप्शन में जो मेरा आंसर है वो था नॉनदलेस। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ रहा हूं। द मानसून हैज बीन वेरी लेट दिस ईयर एंड इट हैज ओनली स्टार्टेड रेनिंग नाउ। मानसून इस वर्ष काफी देरी से आया है और इसने अभी अभी बारिश करना शुरू किया है। फार्मर्स आर डिमांडिंग कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर देयर रेवेन्यू लॉस। जो किसान है वो अपना कॉम्पेंसेशन, क्षतिपूर्ति, हर्जाना की जो रकम है, क्षतिपूर्ति की रकम है, उसको डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि इससे उनको राजस्व का लॉस हुआ है। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। पहला जो सेंटेंस है नेवरदलेस, मैंने आपको बताया जैसे नॉनदलेस का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ दैट, वैसे ही नेवरदलेस का मतलब भी होता है इन स्पाइट ऑफ समथिंग, सेम ही मीनिंग होता है। दूसरा था दो, यद्यपि, दो सेंटेंस के बीच कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए मेरे को इसमें कॉन्ट्राडिक्शन की बात नहीं लगी कि मानसून लेट आया है इसलिए फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं। ओइंग टू, के कारण, किसके कारण, ओइंग टू कहते हैं मानसून के देरी से आने के कारण फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं, हो सकता है। येट, देखिए जब कभी आपको ऑप्शन में दो और येट आता है इसका मतलब है दोनों कंट्राडिक्शन को शो करते हैं। जब एक जैसे दो ऑप्शन आ जाते हैं तो इसका मतलब वो अपने आंसर नहीं होते, सेकंड और फोर्थ में नहीं लेता। ठीक है, अब मेरे को ये देखना था कि नेवरदलेस, इन स्पाइट ऑफ दैट, के बावजूद, या फिर ओइंग टू के कारण। तो मेरे को इसमें केवल कारण ही नजर आ रहा है। ये जो सेंटेंस अगर ओइंग टू से जुड़ता है
तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ये होगी, owing to the late monsoon and rain this year, नोट कर लेना, owing to the late monsoon and rain this year, आगे सेकेंड स्टेटमेंट लगेगा, द फार्मर्स आर डिमांडिंग कंपनसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो यहां owing to का मतलब के कारण, बिल्कुल सही था, ऑप्शन थर्ड। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीम प्लेड इट्स हार्ट आउट इन द मैच, मतलब टीम ने मैच में अपना पूरा जोर लगाकर खेला। द रिजल्ट हैड नथिंग टू शो फॉर द एफर्ट्स पुट इनटू द मैच बाय देम, परंतु रिजल्ट वैसे नहीं आए जैसे कि एफर्ट्स इस मैच में उनके द्वारा लगाए गए थे। तो मेरे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नॉनदलेस, इसका मतलब वही इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। एज क्योंकि, एज, सिंस का मतलब भी क्योंकि, बिकॉज का मतलब भी क्योंकि। जब कभी भी एक जैसे कनेक्टिव एक सेंटेंस में आ जाएं, ऑप्शंस में आ जाएं, तो ऑप्शन अक्सर कट जाते हैं। जैसे एज और बिकॉज में कोई अंतर नहीं होता, या फिर सिंस और बिकॉज में, या सिंस, एज और बिकॉज में कोई अंतर नहीं होता। तीनों कोज और इफेक्ट, तीनों का सेम मीनिंग होता है, कोज और इफेक्ट वाले सेंटेंस, कारण और प्रभाव वाले सेंटेंस। तो इसमें दिया था कि टीम ने इस मैच में पूरा प्रयत्न किया, प्लेड इट्स हार्ट आउट का मतलब पूरा जोर लगा के खेले, परंतु रिजल्ट, इसके बावजूद रिजल्ट ऐसे नहीं आए जैसे कि आने चाहिए थे। तो मेरा जो आंसर है क्लियर कट है नॉनदलेस, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ता हूं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट, द ऑफिस हैज गोट द बेस्ट स्टाफ इन द टाउन फॉर दिस जॉब। इस जॉब के लिए इस टाउन में ऑफिस के पास सबसे बेस्ट स्टाफ है। द हायर मैनेजमेंट इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन इट्स डेवलपमेंट। कहते हैं जो हायर मैनेजमेंट है बिल्कुल भी, नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इसके विकास के लिए। पहला सेंटेंस था ऑफिस के पास बेस्ट स्टाफ है इस टाउन का इस जॉब के लिए, फिर भी जो हायर मैनेजमेंट है इसके डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है बाय वर्च्यू ऑफ, जिसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ समथिंग। बिकॉज ऑफ समथिंग, बाय वर्च्यू का मतलब किसी चीज के कारण। बाय कंपैरिजन का मतलब हमेशा तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। ऑन द कंट्रारी, इसके विपरीत। देखिए जब विरोधी चीज हो, विरोधी वस्तु या वस्तु स्थिति के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। हाउएवर जब कॉन्ट्राडिक्शन, दो स्टेटमेंट अलग अलग हों, जैसे यहाँ कहा गया कि ऑफिस के पास बेस्ट स्टाफ है, फिर भी जो हायर मैनेजमेंट है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इसके डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ सवाल उठता है कि ऑन द कंट्रारी ले या हाउएवर ले। ऑन द कंट्रारी तब यूज करते हैं जब हायर स्टाफ जो है, हायर मैनेजमेंट है, उस बेस्ट स्टाफ के विरोध में या उनके प्लानिंग के अगेंस्ट कुछ कार्य करता है। हाउएवर तब होता है जब तथ्यात्मक परिणाम अलग होते हैं, जैसे ऑफिस के पास बेस्ट स्टाफ है, हाउएवर फिर भी मैनेजमेंट इंटरेस्टेड नहीं है इसका विकास करने के लिए। तो यहाँ जो मेरा आंसर होगा वो होगा हाउएवर। आगे बढ़ रहा हूं। फिर है यूटिलिटी एम्प्लॉइज शुड नॉट बी मेड टू रिजाइन फ्रॉम द कंपनी एट एनी कॉस्ट।
जो यूटिलिटी एम्प्लॉइज हैं उन्हें किसी भी प्रकार से किसी भी कॉस्ट पर कंपनी से रिजाइन देने के लिए तैयार नहीं किया जाना चाहिए। इन द लॉन्ग रन द कंपनी इज बाउंड टू सफर। कुछ समय बाद कंपनी को यह झेलना पड़ेगा इसका परिणाम। नेवरदलेस, फिर भी, अदरवाइज, नहीं तो, इन एनी केस, किसी भी हालत में, इंस्टेड की बजाय, नन ऑफ द अबव। दिए गए स्टेटमेंट्स में जो मेरे को आंसर लग रहा है वो है ऑप्शन सेकंड, अदरवाइज, कि यूटिलिटी एम्प्लॉय शुड नॉट बी मेड टू रिजाइन फ्रॉम द कंपनी एट एनी कॉस्ट। किसी भी कॉस्ट पर जो यूटिलिटी एम्प्लॉयज हैं उनको रिजाइन देने के लिए तैयार नहीं किया जाना चाहिए। अदरवाइज कंपनी को सफर करना पड़ता है आने वाले समय में। अदरवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोटिफिकेशन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू डू अवे विद स्टैपलिंग of currency notes by banks has not done much difference। कहते हैं जो एक नोटिफिकेशन था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, डू अवे का मतलब होता है, डू अवे विद का मतलब होता है काम चला लेना, समाप्त कर देना। स्टेपलिंग ऑफ करेंसी नोट्स, कहते हैं जो करेंसी नोट्स की स्टेपलिंग को समाप्त कर देना, किसके द्वारा? बैंक्स के द्वारा। उस नोटिफिकेशन का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। बैंक्स आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, क्योंकि बैंक्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बट सिवाय टू इशू द ओल्ड नोट्स टू देयर कस्टमर्स इन द एब्सेंस ऑफ फ्रेश नोट्स फ्रॉम द आरबीआई। कि बैंक्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय पुराने नोट ही इशू करने के लिए, के अलावा अपने कस्टमर्स को, क्योंकि नए फ्रेश नोट्स उनके पास है नहीं। अब देखिए जो एक नोटिफिकेशन था जिसमें ये बोला गया था कि बैंक के द्वारा जो करेंसी नोट्स को स्टेपलिंग ऑफ मतलब समाप्त कर दिया जाएगा, पुराने नोटों को समाप्त करना, उनको बांध के रख लेना, स्टेपलिंग करके रख लेना, कस्टमर्स को न देना। ये नोटिस निकाला गया, नोटिफिकेशन निकाला गया, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि बैंक के पास सिवाय पुराने नोट देने के कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आरबीआई ने अभी तक नए नोट उनको नहीं दिए थे। आई थिंक यहां पर ड्यू टू के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण, एज क्योंकि, हेंस इसलिए, तो 8th का आंसर मेरे को लगाना है। मैंने देखा ऑप्शन में मेरे पास ड्यू टू, के कारण और बिकॉज ऑफ दोनों दे दिए। याद करें मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू बताया था से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। तो दोनों की स्टार्टिंग सेम थी। ड्यू टू या बिकॉज ऑफ लगाता हूं तो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, एक जैसे दो कनेक्टर आने पर आंसर वो नहीं होता। तो यहां पर बिकॉज दिया होता तो मैं मान लेता, हेंस इसलिए, परिणाम या फिर कारण। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन निकाला कि आपको जो पुरानी करेंसी नोट्स हैं उनको समाप्त करना है, और इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं था पुराने नोट इशू करने के सिवाय, क्योंकि नए नोट उनके पास आरबीआई ने नहीं दिए। यहां कॉज और इफेक्ट के कारण मैं चूज कर रहा हूं एज को। एज यहां बिकॉज के सेंस में था। किसके सेंस में था? बिकॉज के सेंस में। यहां पर एज लगेगा क्योंकि बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं था, या इसलिए बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं था। यह परिणाम वाला वाक्य नहीं था। आगे बढ़ रहा हूं। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट, मेरी यह राय है कि माई फादर वुड हैव डन इट द सेम वे, कि मेरे फादर साहब भी इसको बिल्कुल उसी तरीके से करते। हैड ही नॉन दिस फैक्ट, ये इफ की कंडीशन थी, अगर वह यह तथ्य जानते तो मेरी यह राय है कि मेरे पिताजी भी इसको सेम तरीके से करते। ठीक है। द डिफरेंसेस वी हैड, जो भी अंतर है, जो भी अंतर हम अब हैं, व्हेन ही वॉज अलाइव, जब वह जिंदा थे।
ड्यू टू के कारण, इंस्टीड ऑफ की बजाय ऑप्शन के लिए। देखिए इन दोनों लाइन में मेरे को ऑप्शन ही नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं ड्यू टू लेता हूं तो मैं बिकॉज ऑफ क्यों नहीं लेता, बिकॉज ऑफ लेता हूं तो ड्यू टू क्यों नहीं लेता। इसलिए इन दोनों में से एक मैं चूज करता हूं तो दूसरे पे आक्षेप लगता है। तो ये दोनों एक जैसे थे, इन दोनों को काट दीजिए। फिर मेरे पास ऑप्शन था एज और सिंस। मैंने आपको बताया था एज, सिंस और बिकॉज तीनों का सेम मीनिंग होता है, ठीक है। जब भी एज के साथ सिंस और सिंस के साथ एज आता है तो अक्सर दोनों में से कोई आंसर नहीं है, या एज के साथ बिकॉज आता है, बिकॉज के साथ एज आता है तो भी आंसर कट जाता है। इस हिसाब से मेरे पास ऑप्शन बचता है इंस्टेड ऑफ की बजाय, इंस्टेड ऑफ की बजाय ऑप्शन के लिए। तो यहां पर मेरे को बिल्कुल ऑप्शन नजर आ रहा है। इसने कहा कि आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट, मेरी यह राय है कि माई फादर वुड हैव डन इट द सेम वे इफ ही हैड नोन द फैक्ट, या दिस फैक्ट। तो हैड ही नोन को मैं इफ ही हैड नोन ऐसे मैंने रीड आउट किया। कहता मेरी राय है कि मेरे पिताजी भी इसको उसी तरीके से करते अगर उनको ये पता होता। जो डिफरेंसेस जो हमारे पास अब हैं वो तब के हैं जब वह जिंदा थे। इंस्टेड ऑफ इसकी बजाय मेरे पिताजी भी सेम वे से ये करते अगर उनको ये फैक्ट पता होता। तो ये वास्तव में ऑप्शन की बात थी, तो अपना आंसर होगा सेकंड वन, ठीक। फर्स्ट और थर्ड मैंने आपस में क्रॉस कर दिए, फोर्थ और फिफ्थ आपस में सेम मीनिंग के कारण क्रॉस कर दिए। नेक्स्ट है द पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिकेट ईटिंग into the share of revenue of other sports in India for many years now। देखिए जो पहला सेंटेंस था इसमें मैंने देखा कोई भी टेंस एक्टिव एस का फॉर्मूला नहीं था, केवल जॉइंट दिए गए थे। इसमें बताया गया है कि पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिकेट ईटिंग इनटू द शेयर ऑफ रेवेन्यू ऑफ अदर स्पोर्ट्स इन इंडिया फॉर मेनी इयर्स नाउ। ऑल अदर स्पोर्ट्स आर सफरिंग एंड इंडिया इज नॉट एबल टू विन मेडल्स in Olympics in all such sports because क्योंकि पॉपुलैरिटी ऑफ इंडिया पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिकेट, कहते क्रिकेट की पॉपुलैरिटी ने दूसरी गेम्स के रेवेन्यू के स्पोर्ट्स का हिस्सा खा लिया काफी सालों से। इसलिए क्या हो रहा है, जो अदर स्पोर्ट्स है वो सफर कर रहे हैं और इंडिया ओलंपिक्स में इस प्रकार के स्पोर्ट्स में मेडल नहीं जीत रहा। बिकॉज क्योंकि देयरफॉर इसलिए, henceforth इसलिए, ड्यू टू, नन ऑफ द अबव। देखिए मैं यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में अगर यहाँ ड्यू टू लगा देता हूँ तो आप देखें ड्यू टू से स्टार्ट जॉइंट बन गया। ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिकेट ईटिंग इनटू द शेयर ऑफ रेवेन्यू ऑफ अदर स्पोर्ट्स इन इंडिया फॉर मेनी ईयर्स। काफी वर्षों से इंडिया में स्पोर्ट्स के रेवेन्यू का जो शेयर्स कौन खा रहा है, ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट की पॉपुलैरिटी के कारण। जो पॉपुलैरिटी है वो क्या कर रही है, जो अदर स्पोर्ट्स का शेयर्स खा रही है। इसके कारण जो दूसरे स्पोर्ट्स सफर कर रहे हैं और मेडल नहीं जीत रहे हैं। देखिए दिए गए ऑप्शन में मैं आंसर लगाता ड्यू टू, henceforth और देयरफॉर दोनों परिणाम को शो करने के लिए आते हैं। जब सेम कभी कनेक्टिव आपके पास मिल जाएं जिनका सेम मीनिंग हो तो दोनों ही अपने आंसर नहीं होते। अगर एक नंबर ऑप्शन में बिकॉज ऑफ दिया होता, बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिकेट, तो मैं एक नंबर और 4 नंबर दोनों में से एक चूज करता और हो सकता है दोनों काट देता क्योंकि सेम मीनिंग थे, बट इसलिए शायद एक नंबर में बिकॉज ऑफ नहीं दिया। तो यहाँ जो ऑप्शन था वो था ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट की पॉपुलैरिटी के कारण। Which is eating into the share of revenue of other sports। स्ट्रक्चर समझाइए आपको। यहाँ which is अगर लगा के देखते हैं जो अदर स्पोर्ट्स के रेवेन्यू की शेयर्स को खा रही है स्पोर्ट्स के इंडिया में काफी सालों से, तो ऑल अदर स्पोर्ट्स आर सफरिंग, क्या क्रिकेट की पॉपुलैरिटी के कारण सभी दूसरे स्पोर्ट्स सफर कर रहे हैं और ओलंपिक नहीं जीत पा रहे हैं। ये था आपका कनेक्टिव से रिलेटेड 1 to 10 क्वेश्चंस। आप इनको 2 से 3 बार कम से कम डेफिनेटली देखेगा। ऐसे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, इन पे आपको
पूर्णतः अभ्यास करना है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।